हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है दोस्तों आपकी 10 अप्रैल। और आज हम 10 अप्रैल से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 9 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और जो भी साथी चैनल के अंदर पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैसे तो आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये डेली चलती है आपकी सुबह में 5:30 बजे। तो डेली में सुबह में 5:30 बजे आप सभी साथी करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। तो लास्ट क्लास का दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी दुनिया की जो तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है विप्रो, इसका भी नया सीईओ ये किससे नियुक्त किया गया था? तो श्रीनिवासन पल्लिया को। अभी एक पुस्तक लॉन्च की गई थी और इस पुस्तक का क्या नाम था? तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखे थे? तो सैम पित्रोदा के द्वारा, जो कि फेमस राइटर है। इसके बाद हम लोगों ने एक रैंकिंग पढ़ी थी कि अभी बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग जारी की गई थी 2024। और ये रैंकिंग जारी किसके द्वारा की जाती है? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और ये रैंकिंग साथियों ये बताती है कि सबसे ज्यादा जो बिजनेस करना आसान है ये किस देश में है। तो इस मामले में जो सिंगापुर था, इसने लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान हासिल किया है। जबकि बात की स्थिति क्या रही थी? तो 51वीं। 19वीं जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी सुरक्षा परिषद की बैठक, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दुनिया के सबसे बड़े लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान ने। एक वाहन एक फास्टैग मानदंड हाल ही में किसने शुरू किया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। सेना के तीनों अंगों का जो संयुक्त सम्मेलन है, जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन, ये कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर। इसके बाद हम लोगों ने स्लोवाकिया से एक क्वेश्चन पढ़ा था। जो स्लोवाकिया है, यहाँ के भी नए राष्ट्रपति किसे चुना गया था? नाम था इनका पीटर पेलेग्रिनी। अभी जो खुवानी खिलना महोत्सव है 2024, ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो लद्दाख के अंदर। इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा मनाया जाता है। क्योंकि डब्ल्यूएचओ के साथ जो स्थापना है ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और डब्ल्यूएचओ को ही चिन्ह था ये दिवस। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया था? तो यूएई के अंदर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फॉर्मूला 1 रेसिंग है, जिसे आप लोग F1 के नाम से जानते हैं, इसी में भी जो जापानी ग्रैंड प्री है, जो कि साल का दूसरा खिताब था, ये किसने जीता था? तो नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टैपेन ने। विशेष सुरक्षा बल यानी कि जो एसपीजी है, इसमें भी किसे महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया था? तो आईपीएस लव कुमार को। भारतीय तटरक्षक बल ने जलीय केंद्र ये कहां पर स्थापित किया है? तो तमिलनाडु के रामेश्वरम के अंदर। डब्ल्यूएचओ ने अभी कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया था? नाम था इसका कोविनेट। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि 28 अप्रैल 2024 को आयोजित होने वाला जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड है, टीआरके बेंगलुरु है, इसका जो 16वें संस्करण है, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर ये किसे चुना गया था? तो वैलेरी एडम्स को। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में कहा बूथ राब्ता नामक एक वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया अभी साथियों पंजाब सरकार ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो पंजाब का मलारकोटला जिला है, यहाँ पर अभी बूथ राब्ता नामक एक वेबसाइट का शुभारंभ किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है ये जिलों के लोगों को चुनावी संबंधी जानकारी प्रदान करना है। अब बात करते हैं दोस्तों पहले हम लोग पंजाब के बारे में। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये है भगवंत मान। और ये आम आदमी पार्टी से है। राज्यपाल यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। और राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़। लोकसभा की आपको जो यहाँ पर जो सीटें देखने को मिलेंगी ये 13 मिलेंगी। राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 7। जबकि विधानसभा की सीट है यहाँ पर 117। और जिलों की संख्या अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको 23 जिले देखने को मिलेंगे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो इसी से रिलेट कर इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा। जैसे कि जो चुनाव आयोग है, इसकी राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन ये कौन बनी थी? तो पैरा तीरंदाज खिलाड़ी शीतल देवी। उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड पता करने के लिए
नो योर कैंडिडेट ऐप को लॉन्च किया गया था और उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन हेतु कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? तो इनकोर है। अब आज के दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में सागर कवच जो अभ्यास है ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया था केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है यहाँ पर अभी 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया गया है। और इस अभ्यास में क्या है कि भारतीय तटरक्षक बल, सीमा शुल्क सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी जो समुद्री सुरक्षा एजेंसी हैं इन्होंने भाग लिया है। अब बात करते साथियों अभ्यास के बारे में। तो ये अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो काफी दिनों से हम लोगों ने अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चनों को रिवीजन नहीं किया है, तो एक बार हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि साथियों हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टाइगर ट्रम्प अभ्यास है ये भारत तो किसके बीच में आयोजित किया गया था? तो यूएसए के बीच में। कैटलेस एक्सप्रेस 2024 अभ्यास ये एक बायलेटरल अभ्यास है, यानी कि इसमें कई सारे जो देश हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया के अंदर। लेमित 2024 ये भारत और सेशल्स के बीच में आयोजित किया गया था। समुद्री सुरक्षा बेल्ट ये भी एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये किया गया था ओमान की खाड़ी के अंदर। अभी भारत शक्ति अभ्यास का जो आयोजन है ये जो साथी भारत शक्ति अभ्यास है इसके अंदर भारत में बने सभी स्वदेशी हथियारों का उपयोग किया गया था। और ये कहां पर हुआ था? तो राजस्थान के जैसलमेर के अंदर। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच में आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में किया गया था। ट्राइलेटरल अभ्यास ये 3 देशों के बीच में हुआ था, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में। और अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है कि जो गगन शक्ति अभ्यास है ये भारतीय वायुसेना ने कहां पर आयोजित किया है? तो अप्रैल 2024 में किया है इसे, राजस्थान के अंदर ही। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी मार्च 2024 में किस देश ने भी रूस से सबसे अधिक मात्रा में कच्चा तेल आयात कर अभी भारत को जो है ये पीछे छोड़ दिया है? तो ऐसा करने वाले साथी जो देश बना है ये बना आपका चीन देश। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल मार्च 2024 में क्या है कि चीन ने समुद्र के रास्ते 1.82 मिलियन पाउंड प्रतिदिन रूसी कच्चे तेल का आयात किया है, जो कि भारत से कितना अधिक है? तो 1.36 मिलियन अधिक। और इसके अतिरिक्त साथियों पाइपलाइनों के माध्यम से भी क्या है कि रूस से तेल प्राप्त किया है चीन ने। और यदि आप लोगों से पूछे कि रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई है तो एनर्जी कार्गो ट्रैकर वर्ल्ड टेक्सा के द्वारा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा है, मात्र 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत अपना जो पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व है ये कब तक बनाने की योजना बना रहा है? तो 2029-30 तक। और एक क्वेश्चन दोस्तों और याद रखिएगा, यदि आप लोगों से पूछे कि एक बैरल के अंदर कितने लीटर होता है तो याद रखिएगा 159 लीटर। इसी के साथ चीन की भी बात करते हैं। तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग। करेंसी क्या चलती है? तो रेन बिंगबिंग। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन हाल ही में अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन यानी कि एएसए इसने भी किसे हॉनरली फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? तो नाम है इनका साथी डॉक्टर रघुराम, जो कि एक भारतीय हैं। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन है ये अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित सर्जिकल संगठन में से एक है। और इसके भी मानद फेलोशिप जो प्राप्त करने वाले हैं ये कौन बने? तो डॉक्टर रघुराम, जो कि दक्षिण एशिया के तीसरे सर्जन है। बात करते हैं डॉक्टर रघुराम के बारे में। तो डॉक्टर जो रघुराम है ये पिल्लारी सेठी हैदराबाद में KIMS यानी कि क्रिम ऊर्जा सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिजीज के संस्थापक और निदेशक हैं। अब ये साथियों पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। एक बार हम लोग क्विकली सभी के सभी अवार्ड को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिनों से हम लोगों ने रिवीजन नहीं किया है। तो अभी हम लोगों ने साथियों पढ़ा था कि वर्ष 2030 के इस बार सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रभा वर्मा को। और इस बार ये कौन से नंबर का है? तो 33वें नंबर का। वर्ष 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार जिसका नाम है इरास्मस पुरस्कार ये दिया गया था कर्नाटक के TM कृष्णा को। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इस बार 2 व्यक्तियों को दिया है,
एक तो राम भद्राचार्य और दूसरे कवि गुलजार को। इस बार मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता कौन बनी थी? तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिजकोवा। चमेली देवी जैन पुरस्कार, जो कि किसी महिला पत्रकार को ही दिया जाता है, और इस बार ये 2 महिला पत्रकारों को दिया गया, जिसमें से एक का नाम है ग्रीष्मा ठाकुर और दूसरी महिला पत्रकार का नाम क्या है? तो रितिका चोपड़ा। 29वां जो देवी शंकर अवस्थी है सम्मान है, ये किसे दिया गया था? तो निशांत को। ये साथियों कवि और एक आलोचक है, और ये साथियों देवी शंकर अवस्थी सम्मान है, ये कवि या फिर आलोचक को ही दिया जाता है जिनकी उम्र 45 साल से कम हो। सेराविक लीडरशिप अवार्ड ये किसे मिला था? तो ये मिला था सुल्तान अल जाबिर को। अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार, ये भी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है 2 दिन पहले, ये मिला भी मीना चरांदा को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आधिकारिक तौर पर अभी दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति जो है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन चुके विशेष जॉन अल्फ्रेड टीनिसवुड। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो इंग्लैंड के जॉन अल्फ्रेड टीनिसवुड हैं, ये आधिकारिक तौर पर अब दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए, और इनकी साथी उम्र कितनी है? तो 111 साल और 224 दिन। जॉन अल्फ्रेड टेनिसवुड के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है ये 26 अगस्त 1912 को लिवरपूल में हुआ था, और ये साथी वही साल है जब टाइटैनिक हुआ था। जबकि इसी में ये पुरुषों की बात है, यदि आप लोगों से पूछे कि महिलाओं में ये रिकॉर्ड किसके नाम है, तो स्पेन की मारिया ब्रानियास मोरेरा के पास, जिनकी उम्र कितनी है? तो 117 साल। और अभी दोस्तों आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया कि दुनिया के सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका नाम है जुआन बिसेंट पेरेज मोरा, इनका भी 114 साल की आयु में निधन हो गया था, जो कि किस देश के थे? तो वेनेजुला के। एक बार पहले आप लोग साथ इमेज में देखिए जॉन अल्फ्रेड टीनिसवुड को। ये रहा दोस्तों आपके सामने इमेज में जॉन अल्फ्रेड टीनिसवुड, जो कि अब दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन चुके हैं, और कहाँ के हैं ये? तो इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ये आयोजित किया है? तो ये दोस्तों 4 देशों के बीच में अभ्यास आयोजित किया गया। एक तो अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान और चौथा फिलीपींस। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों ये जो अभ्यास है ये दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक नीति के विरुद्ध किया जा रहा है, क्योंकि जो दक्षिण चीन सागर है ये अक्सर विवाद का कारण बना रहता है, क्योंकि चीन क्या है कि दक्षिण चीन सागर के 80% भाग को यह अपना मानता है, और यहाँ पर साथियों क्या है कि प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस उपलब्ध है। और अक्सर मैं खबर में रहने वाले यहाँ पर फेमस 2 द्वीप हैं, एक तो नाम है स्पार्टली और दूसरे का नाम है पार्सल द्वीप। ये दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में स्थित है, और इन द्वीप पर क्या है कि चीन विशेष रूप से सक्रिय है। अच्छा, इससे भारत को क्या नुकसान होता है? तो बात क्या है कि अपने लगभग 55% जो व्यापार है ये इसके लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। बात करते हैं दोस्तों पहले फिलीपींस के बारे में। तो याद रखिएगा फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला, और करेंसी का चलती है यहाँ पर तो फिलीपींस पेसो। दूसरा देश है आपका अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी आपकी वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? तो डॉलर। तीसरा देश था आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा, मुद्रा क्या चलती है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और चौथा देश है आपका जापान, तो जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो, और करेंसी क्या चलती है जापान में? तो जापानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी डिमेंशिया पर ब्रिटेन की शोध टीम में भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ को अभी शामिल किया गया है? नाम है इनका दोस्तों डॉक्टर अश्विनी केशवन। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथी डॉक्टर अश्विनी केशवन है ये भारतीय मूल के तंत्रिका विशेषज्ञ है, यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट, और इनको भी ब्रिटेन के क्या है कि विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। इस दल को क्या है कि रक्त की जांच के जरिए डिमेंशिया रोग का पता लगाने की दिशा में शोध करना है। अच्छा साथियों, डिमेंशिया है क्या? तो आप लोग सिंपल भाषा में समझिए कि ये जो डिमेंशिया है ये एक तरह की भूलने की बीमारी है, और ये ज्यादातर किसको प्रभावित करती है? तो महिलाओं को। इसके कारण क्या है
कि होने वाली कुल मौतों में से क्या 55% क्या है कि महिलाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो पहले तो दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए, ये जो आई लीग प्रतियोगिता है इसका संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। और इसका भी जो खिताब है ये मोहम्मडम स्पोर्टिंग के द्वारा जीता गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथी मोहम्मडम स्पोर्टिंग है इसका संबंध किस क्लब से है? तो कोलकाता से। जबकि इसने फाइनल में किसको हराया है? तो शिलोंग लाजू क्लब को 2-1 से। और इसका फाइनल मुकाबला खेला कहाँ गया था? तो मेघालय के शिलोंग के SSA ग्राउंड में। ये मैं आपको बता चुका हूं कि आई लीग जो है ये एक पेशेवर पुरुष फुटबॉल लीग है जिसे 2007-8 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा शुरू किया गया था। और पहली बार ये खिताब किसने जीता था? तो गोवा के डेम्पो स्पोर्ट क्लब ने 2007-8 के अंदर। और सबसे साथ जो सफल टीम है ये गोवा की डेम्पो स्पोर्ट क्लब टीम ही है जिसने 3 बार इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। अब बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में। तो इसका गठन हुआ था 1937 के अंदर। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये साथियों अप्रैल महीने का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस है कि जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है ये कब मनाया जाता है? तो ये जो साथियों दिवस है वर्ल्ड होम्योपैथी ये हमेशा 10 अप्रैल को बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक वर्ष क्या है कि 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो ये जो दिन है ये स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में होम्योपैथी के मूल्यवान योगदान को मान्यता देने के लिए समर्पित है। क्योंकि साथियों होम्योपैथी के संस्थापक जो है एक जर्मन चिकित्सक थे, इनका क्या नाम है? तो सैमुअल हॉनेमैन। और इन्हीं के जन्म जयंती को यह दिवस समर्पित है। इस साल सैमुअल हानीमैन की कौन से नंबर की जयंती है? 269वें नंबर की। और साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। इस साल का विषय क्या है? तो होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार, यह 2024 के लिए इसका विषय है। अब एक बार आप लोग अप्रैल महीने के सारे डेज को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि साथियों सबसे पहले हम लोगों ने 1 अप्रैल को पढ़ा था उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस। इसके बाद हम लोगों ने 2 अप्रैल को पढ़ा था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 3 अप्रैल को हम लोगों ने कोई दिवस नहीं पढ़ा था। 4 अप्रैल को पढ़ा था इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। फिर हमने पढ़े थे 5 अप्रैल से 2 दिवस। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय समुद्री दिवस और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था जो अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो दरअसल 5 अप्रैल को। इसको हम लोगों ने 6 अप्रैल से पढ़ा था कि शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को। और 7 अप्रैल से मैंने आपको आज भी रिविजन कराया कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस ये हर साल आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के भी मिरज में बने सितार और तानपुरा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा दिया गया है? तो ये दोस्तों 2 उत्पाद है, एक तो मिरज में बनी हुई सितार और दूसरे का नाम है तानपुरा। इन दोनों को जो जीआई टैग है ये महाराष्ट्र से संबंधित है और इनको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा दिया गया है। पहली बात तो आप लोग ये याद रखिएगा कि यदि आप लोगों से पूछे कि जीआई टैग का अधिनियम कब का है तो 1999 का। जबकि पहली बार ये जो जीआई टैग है ये किसको दिया गया था? 2004 के अंदर पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को। और ये किसी भी उत्पाद को 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। अच्छा, आप सबसे ज्यादा जीआई टैग की जो संख्या है ये किस राज्य के पास है? तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था कि अब जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर अभी 15 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था। और इसके बाद अब जो जीआई टैगों की संख्या है उत्तर प्रदेश में कितनी हो गई थी? तो 70 में एक कम यानी कि 69, जो कि सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य बन चुका है। और इसी के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसी के बाद जो तमिलनाडु है ये दूसरे स्थान पर है 58 जीआई टैग के साथ। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि सबसे अधिक जो जीआई टैग है ये प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी, इसको 30 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। बात करें महाराष्ट्र के बारे में, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो रमेश बैस, जो कि पहले झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे। राजधानी है मुंबई।
आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने मार्च महीने के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए किसे चुना है? तो देखिए साथ जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है यानी कि आईसीसी, ये हर महीने पुरुष और महिला क्रिकेट प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा करता है। इस बार पुरुष प्लेयर ऑफ द जो मंथ अवार्ड मिला है मार्च महीने के लिए, ये श्रीलंका के कामेंदु मैंडिस को मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इसी में दोस्तों अगर आप लोगों से महिलाओं में पूछे तो महिलाओं में जो अवार्ड किसे मिला है, तो इंग्लैंड की मेया बाउचर को। एक बार पहले आप लोग इमेज में देखिए, ये रहे साथियों श्रीलंका के कामेंदु मैंडिस, जिनको पुरुषों में मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है। जबकि महिलाओं में ये अवार्ड किसे मिला है, तो मेया बाउचर को, जो कि इंग्लैंड की है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि निम्नलिखित में से किस टेलीविजन के प्रथम समाचार वाचक, जिनका नाम है शांति स्वरूप, इनका भी 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर मत करना मत भूलिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।